हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8th के लिए जो अपना नेक्स्ट चैप्टर वो स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आज होगा मेटल एंड नॉन मेटल। ये एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो एक अंडरस्टैंडिंगेबल चैप्टर है, जो आपको समझना पड़ेगा बेटा। और ये काफ़ी मार्क्स का आता है पेपर में, और इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंटरनल पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा, जब आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि अगर हम बात करें प्योर कंपाउंड किसको बोलते हैं, प्योर कंपाउंड। तो प्योर कंपाउंड क्या होता है बेटा? ऐसा कंपाउंड या ऐसा एलिमेंट जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट एक जैसे, तो हम क्या बोलते हैं? प्योर कंपाउंड बोलते हैं, या प्योर मॉलिक्यूल बोलते हैं, या प्योर एलिमेंट बोलते हैं। तो वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल, एक ही तरह के पार्टिकल से बना होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर बोलते हैं। आज हमारे पास मॉडर्न टाइम में या कुछ टाइम पहले हमारे पास 118 एलिमेंट्स थे जो रिसर्च हो चुके हैं बेटा, जिनके बारे में 118 टोटल एलिमेंट्स हमारे पास हैं। अब उन सब की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। एलिमेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पर? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है ना, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, सोडियम, पोटासियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन, ये आपके पास बहुत सारे एलिमेंट ऐसे बेटा। कितने हैं? 118। तो हमें क्या करना है? इन एलिमेंट को एक क्लासिफिकेशन करने इनकी बेटा, ग्रुप में डिवाइड करना है कि ऐसा ग्रुप बनाएंगे हम जिसके अंदर सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी हो। दूसरा ग्रुप बनाएंगे उसके अंदर सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी, उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। तो इस चैप्टर में क्या करते हैं? मेटल एंड नॉन मेटल में डिवाइड करेंगे कि मेटल किसको बोलना है और नॉन मेटल किसको बोलना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखिए, अगर हम बात करें मेटल की कि मेटल हमें मिलते कहाँ से हैं, ठीक है ना। मेटल अगर हम बात करें, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या मेटल की प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी मेटल की, और कुछ एक्सट्रैक्शन जो मेटल कहाँ से हमें मिलता है। तो हमारे नेचर में जो मेटल है वो कहाँ कहाँ मिल सकता है हमें? देखो, एक तो अर्थ की क्रस्ट में मिल सकता है बेटा। अर्थ की क्रस्ट समझ लो आप, अर्थ के नीचे मिल सकता है, जो वहाँ पर किसी भी और के साथ या किसी इम्प्योरिटी के साथ वो पाया जाता है। उसके बाद एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट है, मेटल है, जो अर्थ के नीचे मिलता है हमें। और मेटल भी होते हैं जो हमारे पास हाईली रिएक्टिव, जैसे सोडियम, पोटासियम, एल्युमिनियम, ये सारे हमें क्या मिलते हैं बेटा? फ्री स्टेट में मिल सकते हैं और किसी और कंपाउंड के साथ भी मिल सकते हैं। जैसे आपको ऑक्साइड मिलते हैं, सल्फाइड मिलता है, कार्बोनेट्स के साथ मिल सकते हैं ये, ठीक है बेटा। उसके बाद नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल आपके पास एटमॉस्फेयर में भी है अपने बेटा, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो अपने एटमॉस्फेयर में मिलते हैं आपको, ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है? लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी और गैस भी हो सकता है। लिक्विड की अगर हम बात करेंगे तो इस चैप्टर के अंदर अगर आएगा आगे उसकी बात करेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल में हमने क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है, किसको मेटल बोलेंगे और किसको नॉन मेटल बोलना आपने, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है बेटा मिनरल। मिनरल, मिनरल्स क्या होता है? ठीक है बेटा, ऐसा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का मीनिंग होता है बेटा, जैसे जो अपना एक तो बेटा ऑर्गेनिक जो हम बनाते हैं लैब में, जिसका हम केमिकल रिएक्शनों द्वारा उसको बनाया जाता है। इनऑर्गेनिक होता है जो नेचुरल होता है, जैसे हमारी बॉडी इनऑर्गेनिक है, ठीक है। आप खाना खा रहे हो, आपने सुना होगा वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ऐसे ऐसे वर्ड आप सुनते हो। तो हम क्या करते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में अक्सर होते हैं बेटा, नेचर में मिलते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है ना, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं बेटा। उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मिनरल। जो हमें नेचर में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अर्थ के नीचे मिलते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? मिनरल, ठीक है। अभी लिखेंगे मिनरल्स is a naturally occurring inorganic substance found deep under the
सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा, ऐसा कंपाउंड जो हमें नेचर में अर्थ के क्रस्ट के नीचे मिलते हैं। ठीक है बेटा, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। अब आप आगे जो इसका बाद का वर्ड है वो क्या बेटा? और क्या होता है? और का मीनिंग क्या होता है बेटा? जैसे हमारे पास आपको क्या करना, नीचे से आयरन निकालना है अर्थ में से। तो जब आयरन को आप निकालोगे तो आपके पास ऐसा नहीं कि सिर्फ आयरन आएगा, उसके साथ और भी मेटल या नॉन मेटल हो सकते हैं, इम्प्योरिटी उसके साथ हो सकती हैं। तो इन इम्प्योरिटी वाले मिनरल को जिनके साथ मिलावट होती है, जैसे आपने मिनरल निकाला अर्थ से, आप चाहते हो कि मैं अर्थ के नीचे से एल्यूमिनियम निकालूं। एल्यूमिनियम जब आप निकालने जाओगे तो आपके पास अकेला एल्यूमिनियम आपको नहीं मिलेगा, एल्यूमिनियम के साथ और भी इम्प्योरिटी मिलेगी जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, या और मेटल मिल सकते हैं कि एल्यूमिनियम के साथ आपको आयरन भी मिल रहा है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए। तो आप क्या करेंगे, ऐसे सब्सटेंस को जिसमें क्या मिनरल के साथ और इम्प्योरिटी भी है जो आपको जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हो आप? और बोलते हो। और क्या है? यानी कि मिनरल विद इम्प्योरिटी। उसको अगर हम डिफाइन करें, और को अगर डिफाइन कर बेटा, और इज ए मिनरल, और इज ए मिनरल फ्रॉम विच one or more metals can be extracted का मीनिंग होता है बेटा निकालना, प्रॉफिटली। ठीक है बेटा, प्रॉफिट का मीनिंग आपको बताइए, फायदा। तो अगर हम किसी भी मिनरल के साथ, मिनरल में से अगर एक से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल उसके साथ प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? और बोल देते हैं बेटा कि ये क्या मिलावट है। ठीक है ना, इसके साथ और भी आप आयरन निकालने जाते हो, उसके साथ आयरन या आपको और भी कुछ मिलेगा और उसको हम क्या बोलते हैं? और बोलेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल भी दिया इसने बेटा, जैसे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम बॉक्साइट से, और आयरन को हेमाटाइट से, ऐसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। हेमाटाइट और है, उसमें से आयरन निकाला जाता है। अब उसके बाद जो और से मिनरल निकालते हैं, और से आपको मेटल निकालना है, और से क्या करना आपने? मेटल निकालना है। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? और से मेटल निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं बेटा। तो मेटलर्जी एक तरह से प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे? और से मेटल को सेपरेट करेंगे, फ्री स्टेट में लेके आएंगे। तो हम उसके अंदर सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपका पेपर में आने वाला मेटलर्जी और उसके स्टेप। तो आपको इसको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना, 3 मार्क्स में आता है पूरे बेटा। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका उतारने के लिए। अगर आप उतार रहे हो तो साथ साथ अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप करवाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका, उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका? मेटलर्जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखोगे तो आपको हर सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मेटलर्जी क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस used to extract a metal in its pure state from its ore is called metallurgy। समझ गए बेटा? तो ये क्या है कि प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम क्या, सीक्वेंस है प्रोसेसेस का, यानी कि एक प्रोसेस नहीं होगी, बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है बेटा मेटल को उसके ओर से निकालने के लिए। और उन प्रोसेस
की जो सीरीज है, सीक्वेंस है, उसको क्या बोलेंगे हम? मेटलर्जी बोलते हैं बेटा। अब कौन कौन सी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, कौन कौन सी सीक्वेंस है, जो प्रोसेस आप सीक्वेंस बोल रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन सी प्रोसेस है? तो पहली प्रोसेस है बेटा जो यूज में लाई जाती है बेटा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, जो आपका ओर है उसमें से इम्प्योरिटी हटाई जाती है बेटा। इन दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी समझते हो बेटा? इम्प्योरिटी क्या होता है कि कितनी मिलावट है, मिलावट जो इसके साथ है, गंदगी बोलते हैं इसको हम, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। इम्प्योरिटी फ्रॉम द ओर, ठीक है ना? और से इम्प्योरिटी निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरी जो प्रोसेस होगी इसके बाद जो प्रोसेस की जाएगी वो की जाएगी बेटा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या करेंगे हम, जो हमने ये कंसंट्रेशन से कर दिया, आपके पास अभी इम्प्योरिटी आपने हटा दी, फिर भी आपके पास और बचा हुआ है, उस और को इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द मेटल और to get the metal in free state। बेटा प्योर नहीं आएगा, क्या आएगा? इन फ्री स्टेट। ठीक है बेटा, क्या करना आपने? देखो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? और आएगा, उस और के अंदर इम्प्योरिटी भी होती है। पहले हमने इम्प्योरिटी को अलग किया, अब इम्प्योरिटी के बाद हमने क्या किया? इसके अंदर से मेटल निकाल लिया, ठीक है? मेटल ले आए हम। अब उस मेटल के पास भी कुछ ना कुछ हम अनवांटेड हमारे पास पार्टिकल होंगे, जो हमारे पास हमें इनकी जरूरत नहीं होगी, मिलावट अभी भी इसके अंदर। अब इसके बाद का जो स्टेप है, फाइनल जो स्टेप है, आपको क्या देगा? प्योर मेटल देगा। और फाइनल स्टेप को क्या बोलेंगे हम? उसको बोलते हैं बेटा रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग का मीनिंग आपको बताइए, साफ करना होता है बेटा। द मेटल obtained by reduction is generally impure। क्या होता है बेटा? इम्प्योर होता है। अब आपने क्या करना, उसको रिफाइनिंग क्या होगी बेटा? उसको प्योर करने की प्रोसेस होगी। रिफाइनिंग is the process of purification of this impure metal। ठीक है बेटा, इस इम्प्योर मेटल को साफ करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिफाइनिंग बोलेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर लिख सकते हो इंपॉर्टेंट, और ये पूरा जो है 3 मार्क्स में आता है बेटा। ये 3 स्टेप है, अकेले स्टेप भी पूछ ले जाते हैं बेटा कि मेटलर्जी के स्टेप बताइए या मेटल को साफ करने के स्टेप बताइए। सबसे पहले क्या बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कि आपको इम्प्योरिटी से जो है और इम्प्योरिटी अलग कर देनी है ओर से। फिर उसके बाद आपने इम्प्योरिटी अलग होगी, फिर आपने उसके अंदर से मेटल निकालना जो आप निकालना चाहते हो। अब उस मेटल के साथ भी कुछ ना कुछ अनवांटेड पार्टिकल होंगे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हम क्या करते हैं? उसकी रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में क्या करते हैं हम? आपको जो रिडक्शन से के बाद मेटल मिला हुआ है उसको साफ करना, बिल्कुल अकेला मेटल चाहिए आपको, जो जैसे आप आयरन चाहते हो या कुछ भी चाहते हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फाइनली
रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये पूरा क्वेश्चन अगर पेपर में आए, देखो ये 1 मार्क्स में आ सकता है बेटा अकेला, ये तीनों 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, टोटल 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, और इसको जरूर नोट करें क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हो सकता है आगे में जिसके बुक पार्ट होंगे क्वेश्चन लिखेंगे हम, उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन, तो वहाँ पर एज इट इज इसको लिख देंगे, ठीक है बेटा, बार बार में लिखेंगे। ओके बेटा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी मेटल की और नॉन मेटल की, तो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा बेटा, लिखेंगे इसकी एक आपको टेबल बना के दे दूंगा मैं, आप उसमें से नोट कर लेना, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी। अब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे किस किस की हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले प्रॉपर्टी है बेटा फिजिकल स्टेट, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मीनिंग क्या है यहाँ पर बेटा, जैसे हम फिजिकल की बात करते हैं वो दिखता कैसे है, वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ठीक है ना। फिजिकली क्या है, वो लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है। तो होता है क्या बेटा, मोस्टली जो मेटल होते हैं वो फिजिकली सॉलिड होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, फिजिकली सॉलिड होते हैं। हाँ एक एक्सेप्शन है कि आपके पास मर्क्यूरी जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड आपको मिल सकता है, बाकी सभी रूम टेम्परेचर पर अगर आप जैसे यहाँ पर रखते हो अपने रूम के अंदर मेटल लेके आते हो तो वो क्या होते हैं, सारे सॉलिड होते हैं। उसके बाद नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, अगर हम देखें नॉन मेटल को, तो नॉन मेटल लिक्विड भी हो सकते हैं बेटा, सॉलिड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। गैस का एग्जाम्पल आपको पता है कौन कौन से होते हैं बेटा, अगर हम गैस की बात करें, आप ऑक्सीजन देख रहे हो, नाइट्रोजन देख रहे हो, कार्बन देख रहे हो, ठीक है। लिक्विड की बात करें तो ब्रोमाइन, ठीक है ना, ब्रोमाइन क्या एक लिक्विड स्टेट में मिलता है बेटा। अगर सॉलिड की बात करें तो आपको फॉस्फोरस, आयोडीन, ये सारे नॉन मेटल किस में मिलेंगे, आपको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। ये आपके पास एग्जांपल हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल की बात करते, देखो मेटल तो सारे होते ही सॉलिड हैं, नॉन मेटल की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, नॉन मेटल, ठीक है। जो गैस है वो कौन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दो एग्जांपल दे दिए। जो सॉलिड है, सॉलिड कौन है, आयोडीन, आयोडीन, दूसरा लिख लेते हैं बेटा सल्फर, भी इसका एग्जांपल है बेटा, सल्फर लिख लो, ठीक है, याद करना थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। और लिक्विड, लिक्विड कौन होगा, ब्रोमाइन, ब्रोमाइन एग्जिस्ट इन लिक्विड, ठीक है बेटा, किसमें स्टेट में होता है, ब्रोमाइन लिक्विड स्टेट में होता है। रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम ये। तो पेपर में देखो 1 मार्क्स में कई बार पूछ लेते हैं एक सॉलिड मेटल का नाम बताओ, नॉन मेटल का नाम बताओ जो रूम टेम्परेचर सॉलिड होता है, तो आप ऐसे इनको याद रख सकते हो फ्यूचर के लिए अपने। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी बेटा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा जैसे जहाँ पर जिस टेम्परेचर होता है, पॉइंट क्या होता है, ये टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी ऑब्जेक्ट मेल्ट हो जाए उसको बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जिस टेम्परेचर कोई ऑब्जेक्ट बॉयल हो जाए, उबल जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं आपको बता देता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का है वो आप उसको अगर बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट हो तो उसका, ठीक है ना। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है उसका बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेल्सियस अगर आपने टेम्परेचर कर दिया उबल जाता है वो, और 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है वो
मेल्ट होना शुरू हो जाती है आइस। अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया। मेल्ट का मीनिंग होता है पिघलना और बॉयल का मीनिंग होता है उबलना। अब देखिए आपको सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, मान के चलिए आपको एक आयरन, आपके पास आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, आप सबसे ज़्यादा आजकल जो बच्चों में वो कड़ा डालते हैं, कड़ा, ठीक है ना, वो आयरन का बना हुआ है। अगर मैं उसको बोलूँ कि आप इसको ना मेल्ट कर दो, पिघला दो, तो आप क्या करेंगे, इसको मेल्ट करने के लिए आप उसको गर्म करेंगे, इतना ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। और उसके बाद फिर मैं बोलूँगा उसको बॉयल करो। अब इसको उबालना भी, आपने मेल्ट तो कर दिया, लिक्विड तो बना दिया, अब आप उसको क्या करो, बॉयल करो। तो बॉयल करने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, नॉन मेटल जितने भी मेटल हैं मोस्टली सभी का टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के होते हैं, हाई होते हैं। उनको मेल्ट करना भी आसान नहीं है और उनको बॉयल करना भी आसान नहीं है। बट नॉन मेटल के होते हैं बेटा, गैस भी हैं, लिक्विड भी हैं और थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, आसानी से मेल्ट भी करा सकते हैं और बॉयल भी करा सकते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। मेटल का हाई और नॉन मेटल का लो, आप लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं मेरा डेंसिटी। डेंसिटी देखिए, पहले मैं आपको वर्ड जो है डेंसिटी, उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो उसको डिटेल में तो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि पूरी एक वीडियो बन जाती है डेंसिटी के ऊपर। तो अगर हम बनाएं, ठीक है ना, पूरी एक वीडियो बना सकते हैं डेंसिटी के ऊपर। वैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आपके पास घर में कंटेनर है, ठीक है, मान लीजिए उसके अंदर 1 किलोग्राम वाटर या मिल्क आता है, 1 किलोग्राम। उस कंटेनर के अंदर माप होते हैं ना, घरों में हम जनरली यूज़ करते हैं, 1 किलो का है, 2 किलो का, ऐसे। आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या होता है, 1 किलोग्राम मिल्क आता है या दूध आता है, जिसको आप डोलू बोलते हो, ठीक है ना। कहीं पर तुम भी बोला जाता है, कहीं पर डोलू बोलते हैं, कहीं पर कैन बोलते, अलग अलग तरह तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं बेटा, ठीक है। उसके अंदर आपका 1 किलोग्राम मिल्क या वाटर आता है। अब आपने क्या किया, उसके अंदर हनी डाल के देखा, उसी कंटेनर के अंदर, उसको भर दिया जहाँ तक 1 किलो मिल्क आता था। तो आपने जब उसको भरा वहाँ तक हनी के साथ, हनी समझ तो बेटा शहद होता है, तो शहद के साथ आपने उसको भरा और आपने नोट किया कि शहद तो उसके अंदर 1.5 kg आ गया, 1.5 किलो आ गया, और मिल्क उसके अंदर 1 किलो आता है। अगर उसके अंदर आप आयरन डालते हो मेल्ट करके, समझ तो, यानी कि आपका जो कंटेनर है पूरा मेटल का बन जाए, आयरन का बन जाए, तो आप उसको उठा भी नहीं सकते क्योंकि वो 10 किलो के आसपास हो जाए, 13 किलो के आसपास हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितना आपका वो कंटेनर था उसके अंदर जिसका मास ज़्यादा आ रहा है उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है ना। उसके पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक हैं आपस में। तो आप समझ गए होंगे बेटा कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो सॉलिड होते हैं। लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, उससे कम होती है, और गैस की डेंसिटी उसके बिल्कुल कम होती है। अब आप सोच सकते हो कि अगर आपके पास एक कंटेनर है जो खाली है, बिल्कुल उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली कभी नहीं होता बेटा, उसके अंदर हवा है, एयर है, तो अगर आप उसका एयर का मास करोगे तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल, तो ना के बराबर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एयर की डेंसिटी सबसे कम, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। तो जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली सॉलिड होते हैं। तो मेटल की डेंसिटी क्या होती है बेटा, मेटल हैज हाई डेंसिटी, ठीक है बेटा। और नॉन मेटल क्या हो जाते हैं बेटा, उनके पास क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हैज लो डेंसिटी। तो डेंसिटी वर्ड भी समझ में आ गया होगा आपको कि कितना कंटेनर के अंदर मास आता है, जितना ज़्यादा मास आएगा उतना उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। समझ गए बेटा आप मेरी बात को। उसके बाद हार्डनेस की बात करते हैं। हार्डनेस, अब हार्डनेस आपको पता ही क्या होती है बेटा, कि कितना टफ आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। अब मेटल क्या है, मोस्टली सॉलिड है, तो सिंपल सी बात है मेटल की हार्डनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो नॉन मेटल है वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, तो उनकी जो आप बात करेंगे हार्डनेस की वो क्या होगी, थोड़ी कम होगी। तो हम ऐसे उनको समझ सकते हैं हार्डनेस के बेस पर कि मेटल की ज़्यादा होगी या सॉलिड की ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक दो एक्सेप्शन भी होते हैं। हमारे पास कुछ मेटल ऐसे भी हैं जिनको चाकू से काट सकते हैं, जैसे सोडियम है, पोटासियम, एग्जाम्पल है, ये एक्सेप्शन होते हैं बेटा। और कुछ नॉन मेटल ऐसे भी हैं जिनको आप हथौड़े से भी नहीं तोड़ सकते। और सबसे जो अपने अर्थ का सबसे टफेस्ट स्ट्रॉन्ग जो
सब्सटेंस है वो नॉन मेटल ही है, और वो कौन है? डायमंड, क्योंकि डायमंड नॉन मेटल से बनता है बेटा, और डायमंड को आप हथौड़े से भी तोड़ सकते हैं, इतना टफ होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं, इनको नोट कीजिए। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपने देख ली बेटा। उसके बाद की जो प्रॉपर्टी है जो बची हुई हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, इससे आपकी जो वीडियो है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी बेटा, इसलिए हम इसके बाद का जो वर्क है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप चैनल को शेयर कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास वीडियो पहुँचती रहे, और सब्सक्राइब करने का बेनिफिट आपको ये भी है कि आप मेरे से लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो। अगर आप कभी लाइव आएंगे, फ्यूचर में ज़रूर आएंगे बेटा, अभी इन्हीं दिनों में आएंगे लाइव भी, आपको क्वेश्चन आपके लेंगे जो भी आप पूछते हो। उसके बाद शेयर जरूर कीजिए बेटा, और इसको अपने काम को अच्छे से कीजिए।